तो लास्ट टर्न पे हम लोग ने सीखा था कि एलपीपी को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और एलपीपी क्या होता है। अब उस जो एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया था, उसको देखते हुए आपको ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ मैं बताने वाला हूँ वो आपको उससे कंपेयर करके समझना है। तो देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं या प्रॉपर्टीज़ कहिए, तो वो एलपीपी की देखिए क्या है। तो बेसिक requirements of a linear programming problem. ठीक है, एलपीपी की बेसिक रिक्वायरमेंट देखते हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, दैट शुड बी वेल डिफाइंड। सो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उस वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जैसे हम लोग ने डिफाइन किया था, या तो मैक्सिमाइज जेड या फिर मिनिमाइज जेड, तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या फिर दोनों एक साथ भी पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें और कॉस्ट को मिनिमाइज करें। तो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो देयरफॉर हम इसमें लिखेंगे दैट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन of LPP should be clear and well defined. It means that the objective function is either to be maximized और मिनिमाइज्ड। दोनों में से कोई एक चीज़ होना चाहिए, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। जैसे हम मैक्सिमाइज इसको करेंगे, दैट शुड बी प्रॉफिट ऑफ एनी फर्म और कंपनी, और मिनिमाइज करेंगे कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग। ठीक है, जो हम प्रोड्यूस मान लीजिए करते हैं, जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, तो वो हमारा जो कॉस्ट है दैट शुड बी मिनिमाइज्ड। अब कॉस्ट को हम मिनिमाइज कैसे करेंगे? बाय यूजिंग द लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। सो द कॉस्ट इज, लिख सकते हैं द कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज। जहाँ तक हो सके लिमिटेड रिसोर्सेज का अगर यूज़ करेंगे तो हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज द सेकेंड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ quantitative measurements of elements। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि हम किसी जो कंपनी है या जो फैक्ट्री है, उसमें हर एलिमेंट, कोई भी आप एलिमेंट लें, उसका एक न्यूमेरिकल डेटा दे सकें। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ जो हमारे मजदूर हो गए, कितने काम करते हैं, कितना मैन पावर है, तो नंबर यू कैन प्रोवाइड द न्यूमेरिकल डेटा। तो हम लिख सकते हैं कि न्यूमेरिकल डेटा शुड बी गिवन, न्यूमेरिकल डेटा शुड बी गिवन और मस्ट बी गिवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा ही नहीं होगा तो हम किसी की कंपनी को प्रॉफिट या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं कॉस्ट को। तो गिवन सो दैट द रिलेशन among the elements may be considered, ताकि उनको कंसिडर किया जा सके। थर्ड पॉइंट होता है हमारा प्रेजेंस ऑफ
कंस्ट्रेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है तो उसमें प्रॉब्लम किस टाइप की थी कि मैक्सिमाइज ये जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा डिफाइंड था और कुछ कंस्ट्रेंट डिफाइंड थे, जैसे x1 प्लस x2 लेस देन 1, x2 ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. So the available resources must be allocated. Okay, so तो इसमें हम इस पॉइंट में हम लिखेंगे द available resources which are to be allocated among various competing activities So the next point is alternated lines of actions. So next is 4 alternate lines of action. It means that जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे या किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होने चाहिए. तो देयर मस्ट बी डिफरेंट lines of action available to perform the job. फिफ्थ पॉइंट है तो नेक्स्ट नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस. सारे वेरिएबल जो होने चाहिए वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए, मतलब कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए. सो जैसे x1 x2 x3 एंड सो ऑन, ये सारे वेरिएबल्स हमारे होंगे, ये नॉन नेगेटिव होने चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इसी को हम, इस साइन को हम नॉन नेगेटिव भी कहेंगे. ठीक है, तो सारे वेरिएबल्स आर अज्यूम टू बी नॉन नेगेटिव. सिक्स्थ पॉइंट लीनियरिटी. लीनियरिटी का मतलब क्या है कि जैसे जो हमने मैक्सिमाइज जेड या फिर मिनिमाइज जेड लिखा था, तो लिखा था हमने इस फॉर्म का c1 x1 c2 x2 सब्जेक्ट टू a1 x1 a2 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू b1 और b1 x1 प्लस b2 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू c1. b1 यहाँ यूज़ कर लिया तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं d1. तो ये सारे हमारे जो वेरिएबल्स हैं इनकी पावर 1 होनी चाहिए. ठीक, कोई भी ऐसा ना हो जिसकी पावर जो है वो 1 से ज़्यादा हो. अगर ऐसा होता है तो वो प्रॉब्लम जो हमारी एलपीपी नहीं रहेगी, फिर वो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो जाएगी. अगर वेरिएबल्स की पावर ज़्यादा होती है या कोई लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाता है. जैसे नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ व्हाट वी कॉल एडिटिविटी. एडिटिविटी का मतलब क्या है कि जैसे हम कोई वेरिएबल, हमारे पास दो हैं x एंड y या x1 x2 हमने जो लिया है, दो वेरिएबल हैं, तो एडिटिविटी या तो इनके बीच में जो होगा x1 प्लस x2 हो सकता है, x1 माइनस x2 हो सकता है, या कोई कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं k1 x1 प्लस या माइनस k2 x2. तो इस फॉर्म के ही हमारे कंस्ट्रेंट होने चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट आता है मल्टीप्लिकेटिविटी. मल्टीप्लिकेटिविटी, तो मल्टीप्लिकेटिविटी का मतलब क्या है कि जो हमारा वेरिएबल्स होगा, फॉर एग्जांपल x है, तो इसमें आप हमेशा स्केलर से ही मल्टीप्लाई करेंगे.
दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, जैसे x1 इंटू x2, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो वो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो जाएगा, जैसा कि मैंने डिस्कस किया। तो मल्टीप्लिकेटिविटी होना चाहिए, बट क्या होना चाहिए कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, जैसे हम लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते थे वेक्टर स्पेस में कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है, डिविजिबिलिटी तो होगी नहीं, क्योंकि अगर एक पॉइंट ये भी बढ़ा सकते हैं डिविजिबिलिटी, तो डिविजिबिलिटी तो होगी नहीं। वाई? बिकॉज x1 अपॉन x2, तो हमारा लीनियरिटी का जो एजम्पशन है वो ब्रेक हो जाएगा, तो ये लीनियर नहीं रहा। दिस x1 अपॉन x2, तो दिस इज नॉट लीनियर। ठीक है। फिर दूसरी बात जो हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज व्हाट, that is point number 10, that is finite number of constraints। जो हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें कंस्ट्रेंट जो हैं वो इनफाइनाइट ना हो, फाइनाइट होने चाहिए। यू कैन काउंट दोस। तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, क्योंकि किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी कंपनी में जो एक्टिविटीज़ होती है वो इनफाइनाइट नहीं होती हैं, तो ये कंस्ट्रेंट जो हैं वो एक्टिविटीज़ हैं बिटवीन द वेरिएबल्स बाई सम, जैसे जो हमारी लाइंस ऑफ एक्शन है, प्रोडक्शन के मेथड्स हैं उनके लिए। तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन अ प्रॉब्लम शुड बी फाइनाइट। Thus, it leads to the finite number of constraints। तो इसमें कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए हमारे वो फाइनाइट नंबर के होने चाहिए और उससे ज़्यादा नहीं होंगे। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, तो ये हमारे बेसिक जो बेसिक अजम्पशन है, या फिर हम कहेंगे कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की हैं, वो हमने यहाँ पर डिस्कस की इन द फॉर्म ऑफ 10 पॉइंट्स। फिर इसके बाद जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, जो हम अब जब हम वेरिएबल्स बढ़ाएंगे तो वो एक जनरल प्रॉब्लम कैसे हम एलपीपी की डिफाइन करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी, तो जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी में हमारे पास है कि जैसे मान लीजिए कि हमें किसी फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना है, तो ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या होता है कि फंक्शन या तो मैक्सिमाइज होगा या फिर मिनिमाइज होगा, या फिर हम दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑप्टिमाइज फंक्शन का जो, इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जैसे कि मैंने ग्राफिकल मेथड में बताया था। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स किस फॉर्म के लिखोगे आप, a11 x1, a12 x2 एंड सो ऑन अप टू a1 एंड xn। अब यहाँ पर साइन कोई भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन। a21 x1, a22 x2 एंड सो ऑन अप टू a2n xn। यहाँ पर भी वही बात, कोई भी तीनों में से साइन हो सकता है। इन द सिमिलर वे जो लास्ट हमारी बनेगी m1 x1, m2 x2, a_mn xn, फिर से वही लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन bm, और सारे वेरिएबल जो हो वो हमारे कितने हैं, n, दैट ऑल शुड बी नॉन नेगेटिव। तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा एक एलपीपी का एक सिंपल फॉर्मेट हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद तो ये हो गए। अब देखिए इसमें जो कंस्ट्रेंट्स हैं, अगर आप 10 प्रॉपर्टी जो हमने पहले आपको बताई, अगर वो सारी आप अप्लाई करना चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं और सारी एप्लीकेबल हो जाएंगी। फिर इसके बाद इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, तो पहले हम लिखेंगे जो फंक्शन ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज सेट,
दैट इज सी एक्स, ठीक है। जहाँ पर सी हमारा जो होगा वो क्या होगा, C1 C2 एंड सो ऑन अप टू Cn, एक मैट्रिक्स फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है। ये कैसी मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, और इसको हम बोलते हैं प्राइस वेक्टर। फिर इसके बाद कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना सकते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारी जो इसके कोफिशिएंट हैं A11 A12 A1n A21 A22 A2n, इस तरह से AM1 AM2 AMn, तो ये होगी हमारी m×n मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब फिर क्या बचा, जो x हमारा वेक्टर है x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn, तो ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन हमने कराए थे उनको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा।